नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं 7 का समीकरण और 4 महीने से कम का वक्त है जब ये तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। हर खबर पर हमारी नजरें बनी हुई हैं, कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी का चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। सबसे पहले बात आज जेवर में हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास की। चुनाव से पहले आज जेवर में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर दिया, जिसे विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव माना जा रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नींव रख दी। ग्रेटर नोएडा में हुए भव्य कार्यक्रम में आज पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट को यूपी के विकास के लिए बड़ा कदम बताया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर यूपी में बनने वाले 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का औपचारिक निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई मंत्री और दिग्गज नेता भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनता को भविष्य में जेवर एयरपोर्ट की अहमियत भी बता दी। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जेवर में बन रहे एयरपोर्ट को पश्चिमी यूपी के विकास की दिशा में मील का पत्थर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस प्रोजेक्ट को 20 साल तक लटकाए रखा। पहले जो सरकारें रही उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। जेवर में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में विकास परियोजनाओं का श्रेय लेने की राजनीति को लेकर बिना नाम लिए विरोधियों पर तीखा हमला बोला। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही उत्तर प्रदेश को 5वें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से तय डेडलाइन के तहत ही 2024 में जेवर से उड़ान सेवा की भी शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद यूपी के सिविल एविएशन मिनिस्टर नंदगोपाल नंदी ने कहा कि एयरपोर्ट केवल नोएडा या जेवर तक सीमित नहीं है। अब तक सपा और बसपा केवल चुनाव के समय इसका जिक्र करते थे, लेकिन हमने इसे गंभीरता से लिया और सभी समस्याओं को दूर किया गया और आज इसका शिलान्यास किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए नंदगोपाल नंदी जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। सर, क्या लगता है जेवर एयरपोर्ट इस पूरे इलाके के विकास का द्वार खोलेगा? ये केवल जेवर या नोएडा तक ही सीमित नहीं रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले इससे प्रभावित होंगे और पूरे उत्तर प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से जब सरकार की मंशा अच्छी हो, नेक इरादे हों, उस इरादे से काम किया जाए तो काम धरातल पर आता है। आप देखिए, सपा बसपा इसको चुनाव के समय भुनाती रही और चुनाव खत्म होते ही ठंडे बस्ते में डाल देते, एक बार सपा एक बार बसपा, इस तरह से। बहुत जल्दी एक 2024 जो हमारा टारगेट है कि 2024 में पहली उड़ान उड़ा दें, निश्चित रूप से 2-3 महीना 4 महीना पहले ही ये उड़ा देंगे।
उत्तर प्रदेश में आज हुई बड़ी सियासी हलचल की। किस पार्टी ने कहां रैली की, कौन से नेता किस जिले में जनसभा करने पहुंचे, रैली रिपोर्ट में देखते हैं। चुनाव से पहले तेजी से अपना कुनबा बढ़ा रहे अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को मजबूती देने के लिए खुद उनकी रैलियों में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की रैली को संबोधित किया और कहा कि इन्हीं छोटे छोटे साथियों के साथ मिलकर सपा 2022 में भाजपा का सफाया करने जा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा ही है, लेकिन जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ बिल से आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा। सफेद और नीले झंडों के साथ लोगों के हुजूम की ये तस्वीर है लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान की है, जहां जनवादी सोशलिस्ट पार्टी ने जन क्रांति नाम से रैली का आयोजन किया, जिसमें अपनी सहयोगी पार्टी का मंच साझा करके समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस रैली को सुर्खियों में ला दिया। ओम प्रकाश राजभर जी को भी साथ ले आए, महान दल को भी साथ ले आए, कृष्णा पटेल जी का भी दल साथ ले आए और आप लोग भी साथ हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। अलग अलग रंग जुड़ते हैं तभी अच्छा गुलदस्ता बनता है। नोनिया जाति की राजनीति करने वाली जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान है, जो पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर और चंदौली की करीब 15 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव रखती है। 2019 में संजय चौहान को सपा ने चंदौली से लोकसभा चुनाव में उतारा था, लेकिन वो भाजपा के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से हार गए थे। लेकिन 2022 में पूर्वांचल में भाजपा को घेरने के लिए अब अखिलेश यादव सोशलिस्ट पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के मंच से अखिलेश ने एक बार फिर दावा किया कि छोटे छोटे दलों के साथ बनाया गया उनका गठबंधन यूपी की सत्ता से भाजपा को बेदखल कर देगा। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। मैं लहराता हुआ झंडा देख करके कह सकता हूं, यही नारा आज का है कि नहीं चाहिए भाजपा। लखनऊ की रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जेवर में पीएम मोदी के शिलान्यास कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि जेवर में आयोजित कार्यक्रम में भीड़ वहां लगी कुर्सियां नहीं भर पाई, जबकि रमाबाई मैदान को सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने भर दिया और यही भीड़ 2022 में वोट में तब्दील होकर यूपी की सरकार बदल देगी। वो 90,000 से ज्यादा कुर्सी भर सकते हैं। हमारे डॉक्टर संजय सिंह चौहान और हमारी जनवादी पार्टी के लोग तो सरकार में नहीं है, कहीं इनका मंत्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब भी सब कुर्सियां भर दी हैं। अखिलेश यादव भाजपा को घेरने की रणनीति पर काम करते हुए यूपी में छोटी छोटी जातियों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियों को अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं, जिसमें अखिलेश का सबसे ज्यादा जोर पूर्वांचल के इलाके पर है। इसलिए इन जातियों को अपने पक्ष में लाने के लिए अखिलेश खुद अब छोटे दलों की रैलियों में पहुंच रहे हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही इसे लेकर राजनीति भी गरमाने लगी और इसी को लेकर आज अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए भाजपा तो सीएम योगी ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर फिर से हमला बोल दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए एक बार फिर उन्हें जिन्ना का अनुयायी बताते हुए हमला बोल दिया, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जो सरकार एयरपोर्ट बेच रही है वही अब नए एयरपोर्ट बनाने की बात कर रही है। भारत माता की वंदे वंदे। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये शिलान्यास हो रहा है इसलिए खाली एयरपोर्ट इनको बेचना है। जिस देश में चीजें बिकने लगे, सरकारी संस्थाएं बिकने लगे,
तो बताओ हमारे गरीब चौहान समाज के लोगों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार और सम्मान के लिए जो संविधान दिया था, अगर सरकारी चीजें बिक जाएंगी तो बताओ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में क्या होगा। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, आज जिसका शिलान्यास होगा कल उसको बेचने का प्रयास होगा। सोच भेदभाव, काम बंटाधार, यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से तंज कसा है जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर। वहीं आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी मुख्यमंत्री योगी के जेवर में संबोधन के दौरान गन्ने वाले बयान पर पलटवार करते हुए हमला बोल दिया। जयंत ने ट्वीट करके लिखा कि फिर मुख्यमंत्री घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आए पश्चिम में, इधर उधर की बात छोड़ो, गन्ने की बात करो। बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट करके कहा कि बीएसपी सरकार गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट व एविएशन हब एवं नोएडा से बलिया तक 8 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे आदि परियोजना की मार्फत यूपी में रोजगार व विकास को नया आयाम दे रही थी, लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद कांग्रेस सरकार ने अड़ंगा लगाकर सहयोग किया। पहले सपा अब भाजपा सरकार का कार्यकाल गुजरने के लगभग 1 दशक बाद भी इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जबकि विकास के ऐसे कामों को समय से शुरू होकर पूरा हो जाना चाहिए था। किंतु अब चुनाव के समय इनकी नींव रखे जाने पर सरकार की नीयत व नीति पर शक उठना स्वाभाविक है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटे अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन का मसौदा तैयार कर दिया है। सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच 2022 चुनाव को लेकर गठबंधन हो गया और सूत्रों से खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल को 40 सीटें देने पर सहमति बन चुकी है। हालांकि गठबंधन का औपचारिक ऐलान इसलिए भी नहीं हो पाया है कि अभी 36 सीटों पर फैसला हो गया है, लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर बहुत जल्द फैसला होने वाला है। खबर है कि अखिलेश और जयंत की 7 दिसंबर को मेरठ में संयुक्त रैली होनी है और उससे पहले ही गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ सकती है और इसके अलावा जयंत चौधरी की तरफ से अवध की कई सीटें मांगी गई हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कौन सी जगह पर आरएलडी को सीटें मिल सकती हैं, कहां पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो 2 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ेगी। देवबंद, रामपुर, मरिहारन से आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। मुजफ्फरनगर शहर, पुरकाजी, मीरापर, खतौली, बुढ़ाना से आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा बिजनौर में बिजनौर सदर और नाटौर सीट, मेरठ में 2 सीटें, मेरठ कैंट और सिवालखास से आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। शामली में शामली और थाना भवन सीट से चुनाव लड़ सकती है। बागपत में बागपत, बड़ौत और छपरौली सीट पर चुनाव लड़ सकती है। हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर, अमरोहा की नौगांवा सादात सीट से आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। वहीं बुलंदशहर में अनूप शहर से लड़ सकती है। कांट सीट पर रालोद लड़ सकती है और अलीगढ़ की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खैर इगलास सीट पर, हाथरस की 1 सीट पर रालोद चुनाव लड़ सकती है जो सादाबाद है। मथुरा की 4 सीटें, छाता, बलदेव, गोवर्धन, माठ सीट पर रालोद चुनाव लड़ सकती है। वहीं आगरा की 3 सीटें, फतेहपुर सीकरी, दयालबाग सीट पर चुनाव लड़ सकती है। यदि कानूनों की बात करें, कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब यूपी को देखते हुए ओवैसी ने नागरिकता कानून के मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की जड़ें जमाने में लगे हुए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कृषि कानून वापसी के बाद एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे को हवा देते हुए केंद्र सरकार में सीए वापस लेने की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्वांचल के जौनपुर में एक जनसभा करने पहुंचे थे, जहां मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने के लिए ओवैसी ने मंच से एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को किसान कानूनों की तरह सीए भी वापस लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नागरिकता का कानून की वजह से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दलित और पिछड़ों को भी निशाना बनाया जाएगा। बनारस एयरपोर्ट से आ रहे थे
विकास हम खुद देख लिए, गाड़ी चलती नहीं है। आने ऐसा दिखता है कि खड्डे रोड में ऐसा लगता है कि खड्डे खुद रोड बन चुके हैं, चलती नहीं है गाड़ी। ये विकास है। अच्छा आपका देखिए, क्या जौनपुर में जो किसान है उनकी खेतों का क्या हाल है? उनकी खेतों का हाल यह है कि किसान रात में नहीं सो पाता कि कहीं गाय ना चले जाए, कहीं भैंस ना चले जाए, कहीं जंगली सूअर ना चले जाए। चाहिए क्या CAA का कानून वापिस होना चाहिए? जिस तरह किसान कानून वापिस हुआ, क्या जौनपुर की जनता CAA कानून की वापसी का मुतालबा करती है? जब NPR NRC होगा तो सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित को भी, यादव को भी, राजभर को भी, ब्राह्मण को भी, सबको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। सबको लाइन में खड़ा कर देंगे मोदी जी। जाति के नाम पर वोट बटोरने को लेकर चल रही सियासत। कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा के नियामतपुर बाग में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी और राष्ट्रीय उदय पार्टी की तरफ से वंचित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान OP राजभर ने कहा कि भाजपा जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है, हम ही वोट देते हैं और भाजपा हमसे ही बिजनेस करती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि हिंदुत्व तो खतरे में है, लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदुत्व खतरे में नहीं है बल्कि भाजपा खतरे में।